ओके, हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है हमारा वाक्य। ठीक है, वाक्य का वर्गीकरण और वाक्यांतरण। वर्गीकरण मीन्स उसके कितने भाग किए गए हैं, कितने भाग में बांटा गया है, क्लासिफिकेशन। और वाक्यांतरण यानी वाक्यों के बीच में डिफरेंस क्या होता है उनके बीच में। यहाँ पे दो वर्डों का संधि करके लिखा गया है, वाक्य और अंतर, अंतर को, तो उसको वाक्यांतरण बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम समझेंगे कि वाक्य होते कितने टाइप के हैं। हमको सेंटेंस पढ़ने को मिलेगा, वाक्य बनते कैसे हैं, वाक्य किस प्रकार किस फॉर्म में बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके टाइप्स कितने हैं, उनके टाइपों को हम बदलने के कैसे, एक से दूसरे टाइप में हमको चेंज करना होगा, तो उसको हम कैसे कैसे किस प्रकार से हम कर सकते हैं, वो सारी बातों को हम यहाँ पे इस लेसन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाक्य है क्या। ठीक है, तो वाक्य का सबसे पहले यहाँ से हम लोग समझते हैं वाक्य का कि भाषा हमारे भावों को विचार करने के व्यक्ति का माध्यम होता है। भाषा सबसे पहले इसमें बताया गया कि भाषा क्या है। वाक्य वाक्य का तभी बनता है जब हम भाषा कुछ होता है तो वाक्य बनता है। और भाषा कब बनता है, जब कुछ वर्ण मिलते हैं। वर्ण, भाषा की रचना तभी होती है जब वर्ण हो, शब्द हो, वर्ण और शब्द मिलेंगे और फिर तभी जाके क्या बनता है, हमारा वाक्य बनता है। ठीक है, तो हम देखते हैं भाषा हमारे विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा क्या, हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम होता है। भाषा की रचना वर्णों, शब्दों और वाक्यों से होती है। यानी भाषा की रचना किससे होती है, भाषा हम कैसे हम तैयार कर सकते हैं। कोई भी भाषा होती है तो उसमें क्या होता है, कुछ वर्ण होंगे, कुछ शब्द होते हैं और कुछ वाक्य होते हैं, तभी जाके क्या होता है, हमारा भाषा बन पाता है। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं हम भाषा को कि वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा का निर्माण हुआ। तो सबसे पहले हमने देखा कि इस भाषा का निर्माण हमारा कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, हम इसको वर्णों से क्या बना हमारा, वर्णों से हमारा बना शब्द, शब्द से क्या बने वाक्य, और वाक्य ही भाषा का निर्माण की। इन भाषा हमारा बना कैसे। इस प्रकार वाक्य शब्दों के समूह का नाम है। इन वाक्य किससे कहते हैं, तो शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, हम वाक्य कहते हैं। लेकिन हम अपने शब्दों के समूह को तो वाक्य कह सकते हैं, लेकिन हर एक टाइप से हम शब्दों के समूह को भी वाक्य नहीं कह सकते हैं। ठीक है, वही लिया, लेकिन सभी प्रकार के शब्दों को एक स्थान पर रखकर वाक्य नहीं बना सकते हैं। यानी किसी भी प्रकार के शब्द को क्या करें, समूह बना देंगे तो ऐसा नहीं कि वो वाक्य बन जाएगा, वो वाक्य नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम वाक्य की परिभाषा क्या होती है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। तो सबसे पहले शब्द का वह व्यवस्थित रूप जिसमें एक पूर्ण अर्थ की प्रतीति होती है, वाक्य कहलाता है। यानी जिसमें शब्द का वैसा समूह होता है जिसमें अर्थ का पूर्ण रूप दिखाई देता है, अर्थ का एक व्यवस्थित रूप दिखाई देता है। जो सेंटेंस लिखे होते हैं, जो वाक्य लिखा होता है, जो शब्दों को सजाया जाता है जिस क्रम में, उसे क्या होता है, एक व्यवस्थित रूप होता है, एक सही रूप होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब एक हमारे आचार्य विश्वनाथ जी थे, जो हिंदी साहित्य में अच्छा उनका स्थान था। उनका एक लिखा हुआ था, एक साहित्य था साहित्य दर्पण में, उन्होंने लिखा है। वाक्य का डेफिनेशन देखते हैं कि साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ जी ने क्या लिखा था। तो आचार्य विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण में संस्कृत में लिखा है, वाक्यम स्यात् योगात् आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्य। यानी कि हर एक में यहाँ पे कई शब्दों को जोड़ के किया जाए। वाक्यम यानी जो वाक्य होते हैं, ठीक है, स्यात् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्य। ठीक है, अर्थात इसका मतलब क्या होता है, नीचे दिया गया है, अर्थात योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति से युक्त पद समूह को ही क्या कहते हैं, हम वाक्य कहते हैं। यानी कोई उस पद में कुछ योग्यता दिखाई जाए, कुछ आकांक्षा हो, कुछ आसक्ति हो, उन सभी के समूह को ही हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो विश्वनाथ जी के अनुसार डेफिनेशन ये है वाक्य का। लेकिन हमें जो लिखना है डेफिनेशन ये लिखेंगे, शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे हम एक पूर्ण अर्थ की क्या हो, प्राप्ति हो, उसे क्या कहेंगे, हम वाक्य कहेंगे। यही हमको लिखना है अपने से डेफिनेशन, शब्दों का पूर्ण रूप की क्या हो, एक प्राप्ति हो, उसे ही क्या कहते हैं, हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि वाक्य के तत्व क्या क्या होते हैं। तो वाक्य के तत्व निम्न है, वाक्य के निम्नलिखित तत्व होते हैं। जैसे पहला वाक्य के तत्व के निम्न है दे रखा है, तो वाक्य क्या है, निम्नलिखित तत्व है। ठीक है, तो हमको देखना है वाक्य के तत्व। तो पहला सार्थकता, यानी सार्थकता का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सार्थकता का मतलब क्या होता है। तो यहाँ से हमें स्टार्ट होगा सार्थकता। सार्थकता वाक्य का वह प्रमुख गुण होता है, इसके लिए आवश्यक है
कि वाक्य में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग हो, तभी वाक्य भावाभिव्यक्ति के लिए सक्षम होगा। यानी कहने का मतलब वाक्य तभी सही होता है जब जो उसमें शब्द प्रयोग किए गए हो उस वाक्य से मिलता जुलता हो या उसके गुणों से मिलता जुलता हो, तभी वो वाक्य हमारा क्या होता है, सही होगा। जैसे राम रोटी पीता है, यानी कोई रोटी पी सकता है, भला रोटी खाता है, इंसान रोटी क्या करते हैं, खाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है राम रोटी पीता है, तो कोई भी रोटी पीता नहीं है, ठीक है, रोटी क्या करता है, खाता है। तो राम रोटी क्या कर रहा है, खा रहा है, ठीक है, खाता है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, क्या लिखा है यहाँ पे, सेंटेंस जो लिखे हैं वो क्या है, गलत सेंटेंस लिखा है, ठीक है। राम रोटी खाता है, ये जो लिखा है ये क्या लिखा है, गलत सेंटेंस लिखा है, ओके। इस वाक्य में पढ़ते ही पाठक के मस्तिष्क में वाक्य की सार्थकता उपलब्ध हो जाती है। यानी ये सेंटेंस जब भी हम पढ़ते हैं तो उसका मतलब क्या होगा वो हमको समझ में आता है, लेकिन इसको पढ़ने में हम क्या है, कहने का आशा है कि वाक्य का तत्व वाक्य की रचना की दृष्टि से अनिवार्य है, इसके अभाव में अर्थ का अनर्थ संभव है। यानी हम जो भी सेंटेंस लिखते हैं, जो भी सेंटेंस बोलेंगे, उसका अर्थ क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि क्या है, जो सेंटेंस है वो सही है। नहीं तो उसका अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ संभव है, यानी उसका अर्थ क्या होगा, अनर्थ में बदल जाएगा। जैसे जैसे वाक्य क्या होगा, राम रोटी खाता है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। सार्थकता का मतलब समझ गए कि सेंटेंस में वैसे शब्दों का ही प्रयोग किया जाए जिससे क्या हो, सेंटेंस ये नहीं कि कंप्लीट सेंटेंस हमने विराम चिन्ह लगा के लिख दिया और उसका कुछ अर्थ ही नहीं। जैसे राम रोटी पीता है, खाता है, ये तो सही है, लेकिन राम रोटी पीता है जो यहाँ पे लिखा है ये क्या सही है, कभी नहीं सही है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना होता है हमको, ओके। उसके बाद देखते हैं क्रम। जो वाक्य क्या होता है, क्रम। पहला हो गया हमारा सार्थकता, दूसरा हो गया क्रम। अब क्रम किसे कहते हैं, ठीक है, हम क्रम देखेंगे। क्रम से तात्पर्य क्या होता है कि पद क्रम, यानी जो शब्द लिखे गए हैं उनको एक सही नियम के अनुसार, एक व्यवस्थित समूह के अनुसार क्या किया जाए, लिखा जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रम। क्रम का मतलब तत्व है। तो सार्थक शब्दों की भाषा के नियम के अनुसार अनुरूप क्रम में ही रहना चाहिए। जो सार्थक शब्द होते हैं वो भाषा के नियम के अनुसार, जो भाषा होता है हमारा, उसके अनुसार एक सही क्रम में ही होने चाहिए। वाक्य में शब्दों के अनुकूल क्रम के भाव को अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगर क्रम हम सही से नहीं लिखे तो उसका क्या, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जैसे नाव में नदी है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि नाव में नदी है, इसका क्रम क्या है, सही नहीं है। इसको होना चाहिए कि नदी में नाव है, तो इसको हमने कैसे लिखा गया, नाव में नदी है। शब्द तो वही है, शब्द में कुछ नहीं है, बस सिर्फ उनका क्रम जो है वो सही क्रम नहीं है, इसलिए इसका क्या होगा, अर्थ का अनर्थ हो गया। यानी कभी नाव में नदी आ ही नहीं सकती, तो ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। तो इसका क्रम क्या है, गलत है, इसलिए इसका अर्थ का क्या होगा, अनर्थ हो गया। अब इसको हम शुद्ध करके लिखते हैं कि नदी में नाव है, तो एक वाक्य बन जाता है, एक जो शुद्ध वाक्य है, नदी में नाव है अगर हम बनाते हैं तो एक शुद्ध वाक्य हमारा क्या हो जाता है, बन जाता है, ठीक है। अब थर्ड नंबर में होता है हमारा योग्यता। अब योग्यता किसे कहते हैं, तो वाक्य में योग्यता भी देख लेते हैं हम, योग्यता कहते किसे हैं। तो वाक्य में सार्थक शब्दों के भाषानुकूल क्रमबद्ध होने के साथ साथ इसमें योग्यता अनिवार्य तत्व है। प्रसंग के अनुकूल वाक्य में भावों का बोध कराने वाली योग्यता या क्षमता होनी चाहिए, इसका भाव में वाक्य अशुद्ध हो जाता है, ठीक है। योग्यता में कहने का मतलब कि भाषा के अनुकूल जो भी होता है, क्रम होता है हमारा, क्रम तो ठीक है, ओके, क्रम में हम लिख दिया, क्रम में भी लिख दिया, सार्थकता भी है। भाषा के अनुकूल क्रमबद्ध साथ साथ उसकी योग्यता अनिवार्य होती है, यानी क्रमबद्ध तो है लेकिन उसकी योग्यता भी एक अनिवार्य बात होती है। प्रसंग के अनुकूल वाक्य में भावों का बोध कराने वाली योग्यता या क्षमता होनी चाहिए। ये जो शब्द लिख रहे हैं हम, जो वाक्य बना दिए, तो उसमें उस भाव को भी देखना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हाँ, इससे जो सेंटेंस से भाव बनेंगे वो भाव शुद्ध बन रहे हैं या अशुद्ध बन रहे हैं। सेंटेंस जो लिखा है हमने, वो सेंटेंस हमारा क्या है, सही बन रहा है या गलत बन रहा है, ये भी हमको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे। अब इसका योग्यता का है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो ये हिरण उड़ता है, ठीक है, यहाँ पर हिरण के उड़ने की योग्यता नहीं होती है, हिरण कभी उड़ नहीं सकता, वो तेज दौड़ सकता है या तेज चलता है। तो हिरण में ये सेंटेंस उड़ता है तो ये सही नहीं है। अगर वो हम यहाँ पे अगर लिखे होते कि चिड़िया उड़ती है तो वो सही होता, अगर चिड़िया तेज चलती है लिख देते वो गलत हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे हिरण उड़ता है लिखा है, जो क्या है, सब इसकी योग्यता सिद्ध नहीं होती, ये सही नहीं है, हिरण कभी उड़ता नहीं है, इसलिए इसकी योग्यता सही नहीं है, ठीक है। तो उड़ने के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे दौड़ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वाक्य हमारा सही हो जाएगा, ओके। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ नंबर में आकांक्षा। आकांक्षा क्या है,
आकांक्षा का अर्थ है श्रोता की जिज्ञासा, यानी जो पढ़ता है उसको पढ़ने में भी वाक्य क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। वो पढ़ने में उस भाव को समझने की, कुछ जानने की क्या हो, उसके अंदर इच्छा हो, वो जानना चाहे उस सेंटेंस को, तो उसे क्या कहते हैं, हम आकांक्षा कहते हैं। ठीक है, तो आकांक्षा भी समझ गए हम लोग, जानने की क्या है, उसके अंदर एक एक क्षमता हो, वो जानना चाहे। ठीक है, अब उसका वहां से आकांक्षा से यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, इच्छा या आवश्यकता न हो, दूसरे शब्द में किसी ऐसे शब्द समूह की कमी न हो जिसके बिना अर्थ स्पष्ट न होता हो। आकांक्षा करने वाले कि जब भी वो सेंटेंस पढ़े तो उसका मतलब समझ में, वो अर्थ समझ सके, उसका उसकी इच्छा हो। ऐसा नहीं हो कि वो बिना अर्थ का हो, जिसके बिना अर्थ स्पष्ट न होता। कुछ ऐसे शब्द समूह उसमें छूटे नहीं हो जिससे क्या हो, उसका अर्थ स्पष्ट न हो। तो वाक्य में ये भी ध्यान में रखना होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम, उदाहरण के कोई व्यक्ति हमारे सामने आए और हम केवल उससे तुम कहें तो वो कुछ भी समझ नहीं पाएगा। एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति आके खड़ा हो जाता है और उसको तुम सिर्फ बोल दें हम, तो क्या समझेगा, कुछ नहीं समझ सकता है कि तुम, उसके बाद क्या, हम नहीं समझ सकते, या किसी को हम समझा भी नहीं सकते हैं। तो यदि कहे कि अमुक कार्य करो तो पूरी बात समझ जाएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, वो पूरी बात समझ जाएगा कि कोई कुछ कार्य करने को क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है, अमुक कार्य करो, तो पूरी बात समझ में। इस प्रकार वाक्य का आकांक्षा तत्व स्पष्ट होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं आसक्ति। वाक्य क्या होती है, आसक्ति। आसक्ति का अर्थ क्या होता है, आसक्ति का अर्थ होता है समीपता। एक पद सुनने के बाद उच्चारित अन्य शब्दों को के सुनने के समय में संबंध आसक्ति कहलाता है। यानी जो हम एक शब्द पढ़ते हैं उसके बाद जो समय होता है अन्य पद को सुनने के या बोलने का, उनके बीच में जो संबंध होता है ना, जो उनके बीच में जो गैप होते हैं, या जो संबंध उनके बीच में कॉम्बिनेशन बैठा कर वर्डों को जो लिखा जाता है क्रम के अनुसार, उसी को हम क्या कर सकते हैं, आसक्ति कहते हैं। ठीक है, आसक्ति कहलाता है, यहाँ पे है। ओके, तो आसक्ति किसे कहते हैं, तो आसक्ति हम देख लेते हैं किसे कहते हैं। तो आसक्ति यहाँ पे समीपता के पद को क्या करना, ये अच्छे से लिखना, उसी को क्या कहा जाता है, हम आसक्ति कहते हैं। ओके, उसके बाद यदि उपयुक्त सभी बातों को दृष्टि से वाक्य सही है, लेकिन किसी वाक्य का एक शब्द आज, एक कल और एक परसों कहा जाए, उसे वाक्य नहीं कहा जाएगा। अतएव वाक्य के शब्दों को उच्चारण में समीपता होनी चाहिए, दूसरे शब्दों में पूरे वाक्य को एक साथ कहा जाना चाहिए। यानी कि हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, लगातार हमें उस सेंटेंस को बोलते रहना चाहिए। ये नहीं कि हम रुक रुक के बोलेंगे तो उसकी आसक्ति क्या होगी, उसकी समाप्त हो जाएगी, उसको समझने की क्षमता जो है वो सामने वाला समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये भी हमको ध्यान में रखना होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 6 नंबर, यहां से अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है कि पदों में व्याकरण की दृष्टि से लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि का सामंजस्य होना चाहिए। यानी अन्वय का मतलब होता है कि जो भी सेंटेंस में होता है तो सब कुछ होना चाहिए, उसमें लिंग भी होना चाहिए, पुरुष भी होना चाहिए, प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष होते हैं ना, वही वचन भी होने चाहिए, कारक भी होने चाहिए, आदि का क्या होना, सामंजस्य होना चाहिए। सबका सामंजस्य मतलब सबका मिला हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अन्वय कहते हैं। अगर वैसा ना हो तो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो सकता है। ठीक है, अतः अन्वय भी वाक्य का महत्वपूर्ण तत्व है, इसलिए ये भी क्या है, ये भी वाक्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। तो हमने जैसे एक लिखा गया, नेताजी का लड़का हाथ में, नेताजी का लड़का का हाथ में बंदूक है। यानी यहाँ पे क्या है, वाक्य की सार्थकता लग रही है, नेताजी का लड़का का हाथ में बंदूक है, ये क्या है, कंफ्यूजन है, ये से एक सेंटेंस सही नहीं है हमारा, ये वाला जो हाईलाइट किया गया था। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है इसको, नेताजी के लड़के के हाथ में क्या है, बंदूक थी, इसे नेताजी के लड़के के हाथ में बंदूक थी। ओके, तो इससे क्या होता है हमारा कि इस वाक्य की सार्थकता स्पष्ट आती है, लेकिन इसमें लिंग कारक का जो कॉम्बिनेशन था वो सही नहीं था। ये नेताजी के लड़के के हाथ में बंदूक थी, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा हमारा वचन। अब लड़का लिखे, वहां पे लड़के लिखे, वहां पे का था जहां पे के की है। ठीक है, जहां पे था वहां पे थी किया गया। तो ये क्या वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार
और कार्य के अनुसार क्या किया गया, इनको बदला गया। तो इसी तरह अन्वय की भी आवश्यकता होती है। तो हम इतने समय में हम लोगों ने ये पढ़ा कि वाक्य में क्या क्या होता है, वाक्य के तत्व क्या क्या होते हैं। तो पहला हमने देखा वाक्य की सार्थकता होती है, सार्थकता जो कहते हैं वाक्य में। दूसरा हमने देखा क्रम, तीसरा देखे योग्यता, चौथा आकांक्षा, पांचवा हमने देखा आसक्ति, छठा हमने देखा अन्वय। ठीक है, तो ये हम देखें कि वाक्य के तत्व जो होते हैं, निम्नलिखित तत्व होते हैं, इन वाक्य में क्या क्या जरूरत होती है, इस तरह से हमने समझा। ठीक है, एग्जाम्पल के अनुसार एग्जाम्पल भी देख देंगे और उसका डेफिनेशन भी कि उसको कहते क्या है और कैसे उसको बदला जा सकता है। ये तो हो गए वाक्य के हमारे तत्व, ये सारे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम वाक्य के अंग, यानी वाक्य में कितने अंग होते हैं, कितने भाग होते हैं वाक्य के। ठीक है, तो वाक्य के हमारे क्या होते हैं, दो भाग होते हैं। वाक्य के कितने भाग होते हैं, दो। एक को बोलते हैं हम उद्देश्य बोलते हैं, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, विधेय बोलते हैं। ओके, तो उद्देश्य क्या होता है कि वाक्य में जो सेंटेंस, जो कार्य करता है ना, जो फर्स्ट वर्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। यानी वो वाक्य में जो कार्य करने वाला होता है, जो काम करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाक्य का उद्देश्य माना जाता है। जैसे राम खेलता है, क्या लिखा है यहाँ पे, राम खेलता है और श्याम दौड़ता है। तो दोनों में राम खेलने का काम कौन करे, राम कर रहा है तो राम उद्देश्य हो गया। दौड़ने का काम कौन करे, श्याम कर रहा है। तो जो कार्य करता है वही क्या कहलाता है, हमारा उद्देश्य होता है। ठीक है, उद्देश्य का मतलब ये होता है कि किसी के लाइफ में जो अचीवमेंट है, जो गोल्स है, उद्देश्य क्या है, तो किसके लाइफ में वो गोल्स है या जो करना चाहता है, वही हमारा क्या होता है, वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। इस तरह से भी हम समझ सकते हैं। ऐसे आप कोई काम करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो पढ़ने का उद्देश्य किसका है, आपका है, तो आप उसमें क्या हो गए, उद्देश्य हो गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं विधेय। और विधेय किसे कहते हैं, तो वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, हम विधेय कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि वाक्य में जो कुछ उद्देश्य करता है, जो भी काम, उसे हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। जैसे बच्चे, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, फल खाते हैं। बच्चे का काम क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उनका उद्देश्य क्या है, तो फल खाना। तो फल खाते हैं, तो फल खाते हैं जो हो गया हमारा क्या हो गया, विधेय हो गया। नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल है, राहुल क्रिकेट मैच देख रहा है। यानी राहुल क्या कर रहा है, तो क्रिकेट मैच देख रहा है। तो उसका एग्जाम्पल क्या हुआ, जो बाकी जो बच्चे, राहुल का जो काम कर रहा है वो क्या, क्रिकेट मैच देख रहा है ना, तो वो क्या होगा, उसका विधेय हो गया, यानी वो उसका काम हो गया। तो उद्देश्य जो करता है यानी करने वाला है, और बाकी जो सेंटेंस में बचते हैं वो क्या कहा जाते हैं, हमारे विधेय कह जाते हैं। उपयुक्त वाक्य हम नीचे देखते हैं, लिखा क्या, उपयुक्त वाक्य में फल खाते हैं, क्रिकेट मैच देख रहा है, वाक्यांश क्रम बच्चे और राहुल के बारे में कहे गए। अतः स्थूलांकित वाक्यांश विधेय के रूप में प्रयोग होते हैं। स्थूलांकित मतलब होता है जो उसके बाद बचे हैं, जो उसके बाद स्थान पे आए हैं, वो सादे वाक्य क्या हो गए, हमारे विधेय हो गए। यानी जो कर्ता होता है उसके बाद, जो कर्ता के बाद जो भी सेंटेंस वाक्य में बचते हैं वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं, विधेय हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे क्या, कि वाक्य के टाइप, और वो भी रचना के आधार पे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि रचना के आधार पे वाक्य के टाइप कितने होते हैं। ओके, तो रचना के आधार पे वाक्य के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य, और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे बदला जाता है, मिश्र वाक्य में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ये सारी बातों को हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते चलेंगे और समझते चलेंगे कि इस तरह से हम हमारे टाइप जो होते हैं उनको समझते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखा है रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे हमने समझ गए कि वाक्य कितने टाइप है, 3 टाइप है रचना के आधार पे। पहला है सरल वाक्य। ठीक है, अब सरल वाक्य किसे कहते हैं, तो वे वाक्य जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वो क्या कहलाता है, सरल वाक्य हमारा कहलाता है। यानी काम करने वाला भी एक हो और जो काम कर रहा है वो भी क्या हो, एक हो। यानी उद्देश्य और विधेय दोनों क्या हो, एक होने चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। उसे क्या कहते हैं, हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब एक बात और ध्यान में रखनी होती है हमको, कि वाक्य जब भी हम लिखते हैं या पढ़ते हैं, तो वाक्य में जो उद्देश्य और विधेय होते हैं उनको बढ़ाया घटाया भी जा सकता है। समझ में आ रहा है, वाक्य के उद्देश्य और विधेय को क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं यह गाय काली है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि यह गाय काली है,
यानी यह गाय जो है हमारा क्या उद्देश्य है, और विधेय क्या हो गया जाएगा इसमें, काली है। तो उद्देश्य क्या है हमारा, बड़ा है इसमें, लेकिन हम इसी को बोले कि यह काली गाय है। तो इसमें जो उद्देश्य है हमारा, यह सिर्फ यह जो है इसमें क्या है, उद्देश्य है। और काली गाय है जो हो गया, वो हमारा क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि हम उद्देश्य को और विधेय को दोनों को बढ़ा घटा सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं कि उद्देश्य सिर्फ एक होता है और विधेय एक से अधिक होते हैं। ठीक है, ओके। तो हम नेक्स्ट हम आगे देखते हैं वाक्य की रचना के आधार पर कितने टाइप होते हैं। तो हम जान लिए 3 टाइप होते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं, तो वे वाक्य जिनसे एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य। जैसे श्याम खाता है, इस वाक्य में एक ही कर्ता है उद्देश्य तथा एक ही क्रिया है विधेय, अतः यह क्या है, सरल वाक्य या साधारण वाक्य भी बोला जाता है। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी हम क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, सरल वाक्य ये असाधारण वाक्य हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, तो मिश्र वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य में हमेशा ये बात समझना है कि एक सेंटेंस जो होता है वो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होता है। यानी दूसरा सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस पे क्या होता है, हमारा डिपेंड रहेगा, यानी आश्रित रहता है, निर्भर रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। यानी वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या उस पर आश्रित दूसरा उपवाक्य हो। कहने का मतलब वही है कि एक वाक्य हो और उस पर दूसरा क्या हो, दूसरा वाक्य डिपेंड हो उसी पे। अगर वो वाक्य उसमें से हट जाए तो दूसरा वाक्य का अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थविहीन हो जाएगा, अर्थ उतना सही से हम नहीं उसका निकाल पाएंगे। तो उसे ही क्या कहते हैं हम, मिश्र वाक्य कहते हैं। जो वैसा वाक्य, दो वाक्य हो और एक वाक्य दूसरे पे क्या हो, पहले वाले पे डिपेंड हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे पहला में दे रखा है, श्याम ने लिखा कि वह कल आ रहा है। किसने लिखा, तो श्याम ने लिखा कि वह कल रहा है, वह कल आ रहा है। तो कौन आ रहा है, तो वो श्याम ने लिखा है कि श्याम किस दिन आ रहा है, कल आ रहा है। यहाँ पे श्याम ने लिखा कि वह कल आ रहा है, श्याम ने लिखा कि वह कल क्या कर रहा है, आ रहा है। वाक्य में श्याम ने लिखा, ठीक है। प्रधान उपवाक्य, वह कल आ रहा है, वो क्या हो गया, उस पर आश्रित उपवाक्य। श्याम ने लिखा तो क्या लिखा कि वह कल आ रहा है, तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या है, हमारा डिपेंड है, आश्रित है। ठीक है, तो दोनों समुच्चय बोध अव्यय की से जुड़े हैं, अतः यह मिश्र वाक्य है। दोनों जो वाक्य है समुच्चय बोधक वाक्य हैं, दोनों किस वर्ड से जुड़े हैं, की से जुड़े हुए हैं, इसलिए क्या है, ये दोनों ये हमारे मिश्रित वाक्य कहलाएंगे। ओके, आगे हम पढ़ेंगे कि मिश्रित वाक्य से को संयुक्त वाक्य में कैसे कन्वर्ट करेंगे, संयुक्त वाक्य में मिश्रित वाक्य में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सरल वाक्य को हम मिश्रित वाक्य को कैसे सरल वाक्य में कन्वर्ट करेंगे। आगे हमको देखना है, सारे हम एग्जाम्पल देखते चलेंगे। अभी हम क्या देखेंगे, सिर्फ डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल लेते चलेंगे। ठीक है, तो संयुक्त वाक्य में वे वाक्य जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, चाहे वो मिश्र वाक्य हो या साधारण वाक्य हो, और वे संयोजक अवयव द्वारा जुड़े हो, संयुक्त वाक्य कहलाता है। यदि इसमें क्या होता है कि एक से अधिक, वे वाक्य जिनमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं, जो प्रधान उपवाक्य होते हैं क्या होंगे, उसमें एक से अधिक होते हैं, और वे संयोजक अवयव जो जुड़े होते हैं, यानी संयोजक जो शब्द होते हैं, कंजक्शन वर्ड जो होते हैं, उनसे क्या होते हैं, वो जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होंगे। जैसे वह लखनऊ गया और साल ले आया, लखनऊ कौन गया, वह गया, और साल कौन लाया, वह लाया। दोनों क्या, दोनों में उपवाक्य प्रधान है, तो उद्देश्य जो है वो प्रधान नहीं है, जो विधेय है उनका वही क्या है, प्रधान है। वह लखनऊ गया तो जाने का काम किसने किया, वह, और साल कौन लाया, वही। तो इसीलिए दोनों वाक्य में दोनों ही उपवाक्य जो है वो क्या प्रधान है। तो यहाँ पे जो संयोजक का कार्य कर रहा है वो और है, और से क्या है, ये जुड़े हुए हैं, और जो संयोजक का कार्य करता है उससे क्या है, ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं उसके बाद। तो ये हम समझ गए कि संयुक्त वाक्य भी किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब संयुक्त वाक्य का कुछ एग्जाम्पल भी देखना होगा तो हम देख सकते हैं। अर्थ के आधार पर संयुक्त वाक्य, अब यहाँ पे हम देखना पड़ेगा हमको, फिर से आते हैं यहाँ से।
अब देखेंगे हम अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो हमने देखा है रचना के आधार पर हमने देख लिया कि वाक्य कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, उनके डेफिनेशन भी देख लिया हमने, एग्जाम्पल भी कर लिया, आगे करके हम आगे और एग्जाम्पल भी करेंगे उन सब का फिर से। लेकिन अभी के लिए हम देख लेते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर जो होता है हमारा वाक्य 8 प्रकार का होता है। वो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ठीक है, पहला था विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य, और विधिवाचक वाक्य क्या है? तो वे वाक्य जिनमें किसी बात या कार्य को होने का बोध होता है। वैसा वाक्य जो होता है जिसमें कोई काम होने का पता चलता है कि हाँ ये काम हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? विधिवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जिसमें कोई विधि हो, कोई लिखा गया हो, कोई नियम हो जिसके अनुसार वो काम कर रहा है, जो काम कर रही है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा? हमारा विधिवाचक वाक्य कहलाता है, यानी कोई काम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य यानी किसी काम को नहीं होने का बात पता चलेगा, जो काम हो रहा है वो नहीं हो रहा है, यानी उसमें निषेध का मतलब मना करना। निषेध, निषेध मीन्स क्या होता है? मना। जैसे लिखा रहता है धूम्रपान निषेध है, हम देखते हैं ना टीवी में अक्सर ऐड आते हैं कि धूम्रपान निषेध, यानी कहने मतलब मना। तो निषेधवाचक वाक्य भी उसी से जुड़ा हुआ है। निषेध मीन्स मना करना, जो काम मना किया गया हो उसे हम क्या कहेंगे? निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। ठीक है, तो जैसे राम नहीं पढ़ता है तो पढ़ने का राम को मना है इसमें, राम क्या करता है? नहीं पढ़ता है, नहीं का सेंस निकल रहा है। उसी तरह मैं यह कार्य नहीं करूंगा, यानी ये भी क्या मना कर रहा है कि हम मैं यह काम नहीं करूंगा। ठीक है, राम को पढ़ने का काम है लेकिन वो नहीं पढ़ता है, मुझे यह काम सौंपा गया है करने के लिए लेकिन मैं भी यह काम नहीं करूंगा। तो जो इसमें नहीं बताया जाए वो क्या कहलाएगा? हमें निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। ठीक है, तो हम निषेधवाचक वाक्य भी देख लिए। ये एग्जाम्पल निषेधवाचक वाक्य क्या हमारे एग्जाम्पल हो गए, निषेधवाचक क्या ये क्या हो गया? हमारा डेफिनेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आज्ञावाचक वाक्य। यानी आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं? तो वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है, आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी हम देखेंगे कि आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिससे आज्ञा मिले। जैसे श्याम पानी लाओ, यानी इससे श्याम को आदेश दिया जा रहा है कि श्याम क्या करो? तुम जाके पानी लाओ। तो जब भी किसी ऐसा सेंटेंस जिससे आज्ञा का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। चौथा हो गया हमें विस्मयवाचक वाक्य, यानी इसमें कौन दुख हो, आश्चर्य हो, सुख मिले। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। अरे वाह, उत्तीर्ण हो गए, आह कितना सुंदर दृश्य है, आदि। ये सब क्या है? विस्मयवाचक वाक्य है। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं कोई क्रिकेटर है, जैसे बुमराह बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, सारे विकेट इंडिया गिर चुके हैं और लास्ट बॉल पे 6 रन मारना है और बुमराह को बॉलिंग किया गया। ठीक है, और वो लास्ट बॉल पे क्या कर दिया? 6 मार दिया। तो हम क्या बोलेंगे? वाह कर दिखाया। तो वाह जो हमारा शब्द निकलेगा उसके किस लिए वाह निकल रहा है? कि वो ये कर दिखाया, आश्चर्य हुआ लेकिन वो कर दिखाया, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो इसके लिए हम क्या किया? वाह। हम चलते हैं और चोट लग जाती है, ठोकर लगने के बाद चोट लग जाती है, ओह बोलते हैं ना कि चोट लग गया। तो ये क्या है? हमारा एक हर्ष, दुख, आश्चर्य जो बोध होता है। तो ये हम क्या करेंगे? विस्मयसूचक वाक्य इसे कहते हैं। संदेहवाचक वाक्य, जिसमें हमें संदेह प्रकट हो, भ्रम हो, वो क्या होगा? उसे हम कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, तो वह अब जा चुका होगा, यानी एक कंफ्यूजन है कि वह अब जा चुका। जैसे घर में हम बंद है, मान लो बाहर वर्षा हो रही है, घर में बंद है, चारों तरफ से घर पैक है हमारा, और हम बाहर नहीं देख पा रहे हैं कि बारिश हो रही है कि ना नहीं हो रही है। तो हम बोलेंगे हो सकता है कि वर्षा बंद हो गई हो। तो ये क्या है? हमारा संदेह है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, बादल आकाश में छाए हुए हैं और हम बोल सकते हैं हो सकता है बारिश हो या ना हो, यानी क्या है? संदेह है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम, हम नॉर्मल में एग्जाम देते हैं तो कोई पूछता है कितना नंबर आएगा, तो हम क्या बोलते हैं कि हो सकता है कि 95% आए या उससे कम। तो क्या आता है? हमें संदेह होता है कि हम उसमें डाउट फील है कि हमें कितना आएगा। और वही बच्चा जो लिखा होता है कि नहीं इतना आएगा, तो वो सीधे बताता है कि नहीं हमें 95% आएगा या 99% आएगा। ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन जो कन्फ्यूजन बोलता है कि हो सकता है, तो उस वैसे वाक्य के लिए क्या है? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, 5 हो गए। छठा नंबर इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं? वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की इच्छा का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं, जिससे इच्छा पता चले। जैसे ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, यानी हम एक इच्छा व्यक्त करें सामने वाले के लिए।
कि भगवान क्या करे, आपकी इच्छा पूरी करे, आप जीवन में उन्नति करो। ये भी क्या है, हमारी इच्छा है, किसी की इच्छा होती है कि आप जीवन में उन्नति करो। हमारा भी मानना है कि जो हमारे 10th क्लास के बच्चे होते हैं, जो 10th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे, उनकी एग्ज़ाम अच्छा हो, या जो कहीं पे भी जो पढ़ता हो, जो कुछ भी क्वालिफाई करने की कोशिश करता हो, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम, तो उसमें सबकी इच्छा होती है कि वो क्या करे, उस कार्य को करे। उनके माता पिता की इच्छा होती है, माता पिता हमेशा चाहते हैं बच्चों के लिए अपना कि क्या करे, बच्चे उनके पढ़े लिखे और अच्छे बने। ठीक है, तो ऐसा उनकी क्या होती है, इच्छा होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, 6 देख लिए, 7वां नंबर। सॉरी, थोड़ा यहाँ पे दो जो पीडीएफ है हम लोग का, इसमें इमेज जो पीडीएफ यहाँ पे आया है, उसमें दो वाक्य टाइप क्या है छूट गए हैं, तो उसको हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, उसको हम देखेंगे। और अगले वीडियो में हम कुछ ऐसे भी इसमें वर्क्स भी करेंगे जो हमारे वाक्य में चेंजिंग हम करेंगे, वाक्य को एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में हम चेंज करना भी सीखेंगे कि विधेय को निषेध में कैसे बदलेंगे, निषेध को विधेय में कैसे बदलेंगे, उसको प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे, उसको आश्रित या संयुक्त को मिश्रित में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या मिश्रित को हम संयुक्त में कैसे बनाएंगे। ये सारी बातों को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है वो हमारा छूटा हुआ है। यहाँ पे इच्छावाचक वाक्य के बाद एक प्रश्नवाचक वाक्य आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देख लेंगे अगले वीडियो में, वो दो टाइप हम डिस्कस कर लेंगे और इसको भी डिस्कस करेंगे। इस टाइपिंग के लिए सॉरी। ओके, थैंक्स।